जस्ट इमेजिन आप अपने मंदिर जा रहे हो या गुरुद्वारे जा रहे हो या चर्च जा रहे हो या फिर मस्जिद जा रहे हो। वहाँ पे आप इबादत करना चाहते हो, वहाँ पे आप पूजा अर्चना करना चाहते हो, अपने भगवान से आप रूबरू होना चाहते हो, मगर आपको इसके लिए टैक्स देना पड़ रहा है। देखिए, हम सबको पता है कि हम जब अपने धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो वहाँ पे हम डोनेशंस देते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे जाते समय हम अपने साथ कुछ सामान भी खरीद के ले जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ वर्शिप। मगर अगर मैं आपको ये बताऊं कि एज अ पिलग्रिम आपको टैक्स देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपको काफी हैरानी होगी। हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड नंबर 4 ऑफ एक्सप्लेन्ड, और आज हम बात करेंगे ऑन द पिलग्रिमेज टैक्स जो लगाया गया था जगन्नाथपुरी टेम्पल पर। वैसे अगर आप देखोगे तो आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि एग्जैक्टली पिलग्रिमेज टैक्स जगन्नाथपुरी पर इंट्रोड्यूस कब हुए थे। मगर हाँ, ये सभी जानते हैं कि इस टैक्स को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था मुगल रूलर्स ने। अब देखिए, इस पिलग्रिमेज टैक्स के 3 एडवांटेज मिलते थे मुगल रूलर्स को। पहला है, जो रेवेन्यू इस टैक्स से जनरेट होगा उससे मैनेजमेंट ऑफ द टेम्पल अपने कामों को बहुत ही आसानी से कैरी आउट कर सकेंगे। सेकेंड इज, ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट में था हिंदू टेम्पल फंक्शनरीज के, और जितने भी मिडिलमैन थे इनको इस रेवेन्यू से काफी फायदा होता था। एंड द थर्ड इज कि मुगल्स पूरी तरह से आइडोलेट्री यानी कि मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे, और इस टैक्स को लगा के वे चाहते थे कि कम से कम लोग इस पिलग्रिमेज पे जा पाए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि टैक्स इंप्लीमेंट तो किया था मुगल रूलर्स ने, बट एट द सेम टाइम 1563 में पिलग्रिमेज टैक्स को अबॉलिश भी किया था मुगल रूलर अकबर ने। तो उस समय ओडिशा पर रूल चलता था राजा मुकुंद का। 1568 में सुलेमान खरानी जो एक अफगान रूलर थे ऑफ बंगाल, इन्होंने अपने 2 आर्मी जनरल्स भेजे उड़ीसा पर चढ़ाई करने के लिए, सिकंदर उज़्बेक एंड काला पहाड़। अब ये जो बैटल हुआ इसमें काला पहाड़ के हाथों राजा मुकुंद ने अपनी जान गंवाई। पूरी शहर पर अफगानों ने अटैक किया और लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड सुभद्रा एंड लॉर्ड बलभद्र के इमेजेस को उन्होंने जला दिया। उस समय उड़ीसा की राजधानी थी खुर्दा, और इस अटैक के बाद वहां के राजा बने रामचंद्र। 1589 में राजा रामचंद्र ने तीनों भगवानों के मूर्तियों को वापस से रीएस्टैब्लिश कर दिया इन द जगन्नाथपुरी टेम्पल। 1590 में मुगल जनरल मानसिंह और अफगानों में एक ट्रीटी साइन होती है, जिसके बाद ओडिशा का पूरा कंट्रोल मिल जाता है मानसिंह को, एंड ओडिशा बिकम्स अ पार्ट ऑफ मुगल बंदी। अब राजा रामचंद्र और मानसिंह में बनती नहीं थी, क्योंकि राजा रामचंद्र अफगानों के सपोर्ट में थे, और इस बात से मानसिंह बहुत नाराज हुए और उन्होंने राजा रामचंद्र पर अटैक कर दिया। 1592 में मुगल एम्परर अकबर ने इस मैटर में इंटरवीन किया और उन्होंने फोर्स किया मानसिंह को टू बिल्ड अ हेल्दी रिलेशनशिप विद राजा रामचंद्र। अकबर के बाद आए जहांगीर, और उन्होंने भी अकबर के नो पिलग्रिमेज टैक्स के कॉन्सेप्ट को बरकरार रखा। फिर आए शाहजहां, उन्होंने थोड़े समय के लिए इस टैक्स को रीइंट्रोड्यूस किया, मगर कुछ दिनों बाद विड्रॉ भी कर लिया। अब बारी आती है औरंगजेब की। 1665 में औरंगजेब ने पूरी तरह से पिलग्रिमेज टैक्स को वापस रीइंट्रोड्यूस कर दिया ऑन जगन्नाथपुरी टेम्पल, और इस चीज के सभी डॉक्यूमेंट्स आज भी हमारे पास मौजूद हैं। तो विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड प्रूफ हम ये कह सकते हैं कि पिलग्रिमेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 1665 ऑन पुरी। अब ये सवाल उठता है कि पिलग्रिमेज टैक्स के नाम पर जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो आखिर था कितना। अर्ली 19th सेंचुरी में जेम्स पेग ने कैलकुलेट करके बताया था कि ये टोटल अमाउंट करीबन 9 लाख रुपीस पर ईयर होता था। 24 मई 2022 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसका नाम था कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मराठा टुवर्ड्स जगन्नाथ कल्चर इन हिस्ट्री ऑफ ओडिशा, जिसमें से हमको ये पता चलता है कि 1751 में मराठास ने ओडिशा को कंट्रोल कर लिया था। यह वो टाइम था जिसमें जितने भी दर्शनार्थी थे उनको काफी ज्यादा इंटरनल स्टेबिलिटी मिली हुई थी, पीस था, और काफी ज्यादा सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड किया जाता था। साथ में मराठा गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इनकरेज किया कॉमन पीपल को, ताकि वो जगन्नाथपुरी जाएं और वहां पे दर्शन करें। मराठास ने जगन्नाथपुरी से रिलेटेड जितने भी रिचुअल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड फेथ थे उनको बरकरार रखा, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट दी।
रिकॉर्ड्स यहां तक बताते हैं कि मराठा रूलर्स जो थे वो हर साल करीबन 6,000 रुपीस स्पेंड करते थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टेम्पल, और इस डोनेशन को बोला जाता था अन्न छत्र। मराठा रूल में टेम्पल की देखरेख को पूरी तरह से सौंपा गया था महाराजा ऑफ खुर्दा को। 1755 में अपने डेथ से पहले नागपुर के रघुजी भोसले ने एक लैंड डोनेट की जगन्नाथ टेम्पल को, जिसका नाम है 27 हजारी महल। इस लैंड का मेन काम था कि टेम्पल इस लैंड को यूज करे अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को कलेक्ट करने के लिए। पहले तो सब कुछ ठीक था, मगर जैसे जैसे टाइम बीता 27 हजारी महल के जरिए जो इनकम होने वाला था, उस इनकम को लेकर काफी ज्यादा फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज होने लगे। एक ऐसा टाइम आया कि मराठास को सीरियसली सोचना पड़ा कि वो टेम्पल के एक्सपेंसेस को कैसे बियर करेंगे, और आखिरकार मराठास ने भी पिलग्रिमेज टैक्स लगा दिया ऑन पुरी। अगर कोई नॉर्थ से पुरी में एंटर करता तो उसको पे करना पड़ता ₹10 एज पिलग्रिमेज टैक्स, और अगर कोई साउथ से एंटर करता तो उसको पे करना पड़ता ₹6 एज पिलग्रिमेज टैक्स। साथ ही अब तक टेम्पल का जो मैनेजमेंट राइट्स था राजा ऑफ खुर्दा के पास, वहां से ये राइट्स ले लिए गए बाय मराठा सूबेदार भट्ट साठे, और उसके बाद से टेम्पल की पूरी देखरेख की जिम्मेदारी हो गई मराठा गवर्नमेंट की। अब डायरेक्टली चले आते हैं 1803 में, जब हुआ था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ब्रिटिशर्स ने मराठों के हाथ से ओडिशा को छीन लिया। इनिशियली एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश कि जगन्नाथ टेम्पल का कंट्रोल जो है वो मराठास के पास ही रहेगा, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता रहा मराठा एम्पायर डिक्लाइन करता रहा, और धीरे धीरे टेम्पल का पूरा कंट्रोल चला आया ब्रिटिशर्स के पास। जनवरी 2014 के ओडिशा रिव्यू में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बाय मनोरमा त्रिपाठी, जिसका नाम है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द पिलग्रिम टैक्स ऑफ पुरी। इस आर्टिकल के हिसाब से 18 सितंबर 1803 में पिलग्रिम टैक्स को इमीडिएटली विड्रॉ कर लिया गया बाय कर्नल हाकॉट। लॉर्ड वेस्ले जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने भी इस तरह के टैक्स कलेक्शन का काफी विरोध किया, मगर 10 जून 1805 में चार्ल्स ग्रियोम ने एक रिपोर्ट सबमिट की रिकमेंडिंग द इम्पोजिशन ऑफ पिलग्रिम टैक्स, और इसके वजह से 5 सितंबर 1805 को पास होता है रेगुलेशन 12, और जेम्स हंटर को अपॉइंट कर दिया जाता है एज द कलेक्टर ऑफ पिलग्रिम टैक्स एट पुरी, और ये पूरा पिलग्रिमेज टैक्स का एंटायर सिस्टम फॉर्मली इनॉग्रेट हो जाता है ऑन 22 जनवरी 1806। अब ये एंटायर टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट था, इसमें बेस्ड ऑन कि आप कितने अमीर हो या फिर आप किस तरह का काम करते हो, उस हिसाब से पूरे हिंदू सोसाइटी को 8 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। अब देखिए, इसी रिपोर्ट से हम आपको एक टेबल दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हो क्लास ऑफ पिलग्रिम्स, अमाउंट पेएबल इफ एंटरिंग फ्रॉम 18 नाला, अमाउंट पेएबल इफ एंटरिंग फ्रॉम लोकनाथ घाट एंड नंबर ऑफ डेज अलाउड। पूरी शहर को एंटर करने के लिए 2 रास्ते बनाए गए थे, एक जिसको बोलते हैं 18 नाला जो नॉर्थ की एंट्री थी, एक जिसको बोलते हैं लोकनाथ घाट जो साउथ की एंट्री थी। लाल जात्री उस समय के सबसे ज्यादा अमीर लोग थे, उनसे थोड़े से कम अमीर थे नीमलाल जात्री, भुरंग जात्री एंड पंचतीर्थी। साधु संतों को रखा गया था रिलीजियस पर्सन्स की कैटेगरी में। जितने भी लोग व्यापार के सिलसिले में पूरी आते जाते थे उनको ट्रेडर्स की कैटेगरी में। नेटिव मिलिट्री ऑफिसर्स एंड सिपाहीज का मतलब है वो इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी में थे, एंड सर्वेंट्स ऑफ यूरोपियंस का मतलब है वो इंडियंस जो ऑफिशियल रैंकिंग्स में थे। बल तारिणी और गंजम रिवर के बीचों बीच जो लोग रहते थे उनको बोला जाता था देसी, और जो लोग बिल्कुल भी पेमेंट नहीं कर पाते थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, उनको बोला जाता था कंगाल। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स ये टैक्स कलेक्ट करते ही क्यों थे? तो इसके 3 मेन रीजंस हैं। फर्स्ट इज पिलग्रिमेज टैक्स के नाम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था, उस रेवेन्यू को पूरी तरह से यूज किया जाता था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल दोज फैसिलिटीज व्हिच वाज रिक्वायर्ड फॉर पिलग्रिमेज। से फॉर एग्जाम्पल 1825 में एक रोड बनाई गई थी फॉर कनेक्टिंग कोलकाता टू पुरी, जिसको जगन्नाथ रोड या ओडिशा ट्रंक रोड भी कहा जाता है। दूसरा रीजन था कि पिलग्रिमेज को प्रॉपर फैसिलिटीज और प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड करनी थी, जिसके पीछे भी पैसा लगता।
तो पिलग्रिमेज टैक्स के नाम पे जो रेवेन्यू कलेक्ट होता, इसको पुलिस फोर्स के लिए या फिर सेफ्टी ऑफ द पिलग्रिमेज के लिए यूज किया जाता था। अब बात कर लेते हैं थर्ड रीजन की। 1806 में क्लॉडियस बुशमैन ने विजिट किया था उड़ीसा ड्यूरिंग द जगन्नाथपुरी कार फेस्टिवल, या फिर जिसको बोलते हैं रथ यात्रा फेस्टिवल। अगर उनकी रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो पूरी तरह से डर गए थे कि कितने सारे लोग इस पर्टिकुलर फेस्टिवल में ज्वाइन करते हैं और किस तरह से लोग घायल हो जाते हैं या फिर कभी कभार उनकी जान भी चली जाती है ड्यूरिंग द रथ यात्रा फेस्टिवल। इस रिपोर्ट का पूरी तरह से फायदा लिया बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी ने और 1823 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करेंगे इन जगन्नाथपुरी। दर्शनार्थियों को फ्री में बाइबल दिए गए, इनको क्रिश्चियनिटी प्रीच की गई, मगर इस चीज का बहुत ज्यादा वायलेंट ऑपोजिशन आया फ्रॉम द साइड ऑफ द पिलग्रिम्स। अब ये जो पिलग्रिम टैक्स था, इसका कलेक्शन काफी ज्यादा होता था। आपके सामने आंकड़े दिए हुए हैं, जिन आंकड़ों को देखकर आप इस बात को समझ सकते हो। शुरू से ही बहुत सारे लोग पिलग्रिमेज टैक्स के अगेंस्ट में थे। सदर बोर्ड रेवेन्यू ने इस टैक्स को एबॉलिश करने के लिए 1832 में एक कोशिश भी की थी, मगर उस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल बने थे इन द ईयर 1828 में, इन्होंने हर बार पिलग्रिमेज टैक्स के नाम पे जितने भी विरोध आए उनको रोक दिया। 20 फरवरी 1833 को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटेन की तरफ से एक ऑर्डर आया टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिलग्रिमेज टैक्स को रोकने के लिए, मगर इस चीज को उस समय के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से नकार दिया। आखिरकार 1840 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है एक्ट एक्स, और इस एक्ट के अनुसार पूरी तरह से पिलग्रिमेज टैक्स को रोक दिया गया इंडिया में। नैन्सी गार्डनर कैसल्स ने पिलग्रिमेज टैक्स इन पूरी नाम की एक आर्टिकल लिखी थी, जहां पे उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के थॉट को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था कि क्यों उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स को रोका। उनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की थॉट जो थी वो क्रिश्चियन थॉट थी, और क्रिश्चियन थॉट में किसी तरह के मूर्ति पूजा को बढ़ावा देना पूरी तरह से पाप माना जाता है। तो अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में पिलग्रिमेज टैक्स लगाती है तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस तरह के मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन दे रही है, विच इज अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल और काफी ज्यादा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि 1840 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पिलग्रिमेज टैक्स तो एबॉलिश कर दिए, मगर रिकॉर्ड्स हमको ये बताते हैं कि इसके बाद भी कंटिन्यूअसली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जगन्नाथपुरी टेम्पल के कामकाज में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूअस दखलंदाजी की। साथ में पिलग्रिमेज टैक्स लगाने के पीछे हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिवाइड एंड रूल कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार नहीं सकते। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया पिलग्रिमेज टैक्स को इन 1806, उन्होंने जानबूझकर सोसाइटी को बेस्ड ऑन इनकम डिवाइड किया ग्रुप्स में। उस समय पावर, एजुकेशन एंड मनी एक पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सोसाइटी के हाथों में थी, जिनको हम बोलते हैं अपर क्लास या फिर अपर कास्ट। दैट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जिनके पास ये तीनों चीजें नहीं थी, उनको बोला जाता था लोअर क्लास या फिर लोअर कास्ट। पिलग्रिमेज टैक्स ने डायरेक्टली इस लोअर क्लास को डाल दिया इन द कंगाल सेक्शन। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस सेक्शन को फ्री ऑफ कॉस्ट जगन्नाथपुरी में एंट्री तो मिल जाती थी, मगर उनको टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। तो ऑब्वियसली सोसाइटी में इस वजह से एक ह्यूज गैप तैयार हो जाता है। इवन दो हिंदू सोसाइटी में कास्ट सिस्टम है, मगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि हिंदूज में डिपेंडिंग अपॉन कास्ट डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस, टेम्पल्स या मंदिर नहीं होते। पिलग्रिमेज टैक्स ने एक ह्यूज पोर्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी को मंदिर के बाहर खड़ा कर दिया, जबकि एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हिंदू सोसाइटी को मंदिर में जाने का परमिशन दिया। 1806 से 1840 तक ये सिस्टम चला, जिसके वजह से हिंदू सोसाइटी में एक बहुत बड़ा डिवाइड हो गया, एक जिसको हम लोग बोलते हैं अपर कास्ट और एक जिसको बोलते हैं लोअर कास्ट। और लोअर कास्ट जिनको मंदिर में एंट्री नहीं दी गई थी ड्यू टू पिलग्रिमेज टैक्स, धीरे धीरे इन पे एट्रोसिटीज बढ़ने लगे एंड फाइनली वेरी नेगेटिव थिंग्स लाइक अनटचेबिलिटी ये एग्जिस्टेंस में आ गया इंडियन सोसाइटी में।
आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, कितना अजीब है ना। बाहर से कुछ लोग आते हैं फॉर ट्रेडिंग पर्पस, धीरे धीरे अपना ट्रेड फैलाते हैं और एक दिन पूरे देश पर कब्जा कर लेते हैं। और इतने सारे लोग जो इस देश में रहते हैं, इनमें कुछ अजीबोगरीब तरह की फूट डालकर वो चले जाते हैं। और इंडिपेंडेंस के इतने सालों बाद भी ये दरारें आज भी भर नहीं पाई हैं। हम भारतीय हर फील्ड में आगे हैं, चाहे हमको कोई रिकॉग्नाइज कोई करे या ना करे। एग्जाम्पल ले लीजिए नोबेल प्राइज का। इंडियन के इंटेलेक्ट, इंडियन के नॉलेज, इंडियन के वे ऑफ एप्लीकेशन का लोहा तो पूरा दुनिया मानता है, मगर आज तक इंडिया को उतने सारे नोबेल प्राइजेस नहीं मिले हैं। इसमें एक डिटेल्ड वीडियो हमने तैयार किया है, आप लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ में हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। आपका एक लाइक, शेयर एंड कमेंट हमको काफी ज्यादा बूस्ट करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं एपिसोड नंबर 5 पे। टिल देन, बाय बाय।